आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी फिर से लेकर हाजिर है मोस्पीज एनक्लेस आरएन सीरीज 20 एडिशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 162 170। मेरे प्यारे नर्सिंग साथियों, YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपको। जो नए लोग जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। साथियों, हालात वो ना रखें जो हौसला बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 161। What clinical indicator is important for nurse to assess after a client undergo a submucosal resection for a dilated septum? सबम्यूकोसल रिसेक्शन के बाद नर्स कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर असेस करेगी? ऑप्शन 1 ओसिपिटल हेडेक, ऑप्शन 2 पेरिऑर्बिटल क्रिप्टस, ऑप्शन 3 एक्सपेक्टोरेशनल ऑफ ब्लड, ऑप्शन 4 चेंजेज इन वोकलाइजेशन। ओसिपिटल हेडेक हो रहा है, पेरिऑर्बिटल क्रिप्टस, क्रेपेटस का मतलब होता है जो चरचराहट की आवाज, या फिर हम दो चीजों को रगड़ते हैं तब साउंड आती है, जैसे बोन और कार्टिलेज आपस में जो आवाज आती है, दैट इज क्रिप्टस। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का बाहर निकलना। चेंजेस इन वोकलाइजेशन, साउंड में चेंज होना। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड रेशनल आफ्टर सबम्यूकोसल रिसेक्शन hemorrhage from the area should be suspected if the client is swallowing frequently and expected blood with saliva। क्या है? सबम्यूकोसल रिसेक्शन के बाद मुंह में यदि पेशेंट ऐसे लग रहा है कि कुछ निकल रहा है, या तो उसका कारण हो सकता है कि उसमें हेमरेज हो रहा है या ब्लीडिंग सीक्रेट हो रही है सबम्यूकोसल रिसेक्शन के बाद। हेडेक इज द बैक ऑफ हेड इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सबम्यूकोसल रिसेक्शन। बैक में हेडेक होना, नेक या ओसिपिटल एरिया में हेडेक सबम्यूकोसल रिसेक्शन का कारण नहीं है। क्रिप्टस चरचराहट की आवाज, या फिर दो चीजें रगड़ती हैं जैसे बोन और कार्टिलेज में रगड़न, जैसे दैट इज क्रिप्टस साउंड इज कॉज्ड बाय लीकेज ऑफ एयर। एयर लीकेज के कारण कईयों के घुटने आवाज करते हैं, दैट इज क्रिप्टस। हमने सुना ना गांव में या लोकल में कि भाई घुटने आवाज कर रहे हैं मेरे, दैट इज कौन सी साउंड है? वो क्रिप्टस साउंड है। Leakage of air into tissue spaces. It is not an expected complication of ASMR. The nerve and structure involved with speech are not within the operative area. However, the sound of voice is altered temporarily by the presence of nasal packing and edema. Mostly, speech में अल्ट्रेशन सबम्यूकोसल रिसेक्शन का मोस्ट कॉमन कारण है नहीं, बट नेजल पैकिंग और एडिमा के कारण अल्ट्रेशन हो सकता है वॉइस में। Next, question number 162. A nurse must establish and maintain an airway in a client who has experienced in near drowning in the ocean. एक पेशेंट है जो ओशियन या सागर में डूब गया है, उसका पेशेंट नर्स को मेंटेन और एयरवे एस्टेब्लिश करना है। विच पोटेंशियल डेंजर शुड द नर्स असेस? कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंजर है जो नर्स को असेस करना चाहिए? फर्स्ट है एल्कलोसिस, सेकंड रीनल फेलियर, थर्ड हाइपरवोल्यूमिया, फोर्थ पल्मोनरी एडिमा। ये क्वेश्चन प्रायोरिटी बेस है, इस पे फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको बता देता हूं, एबीसी वाला। तो गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 पल्मोनरी एडिमा। रेशनल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एडिशनल फ्लूइड फ्रॉम surrounding tissues will be drawn into the lung because of the high osmotic pressure exerted by the salt content of the aspirated ocean water. This result to pulmonary edema। होता क्या है, जैसे ही क्लाइंट या पेशेंट डूबता है तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, जो साल्ट वाटर होता है उसके हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण फ्लूइड एस्पिरेट होता है किसमें? लंग्स में। उसके कारण क्या हो जाता है? पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस में अकर आफ्टर नियर ड्राउनिंग हो सकता है, बट प्रायोरिटी किसको देंगे हम? पल्मोनरी एडिमा को। रीनल फेलियर इज ए नॉट ए स्क्वेला ऑफ नियर ड्राउनिंग। रीनल फेलियर नियर ड्राउनिंग का कोई कारण नहीं, इफेक्ट नहीं होता है।
Hypovolemia occur because fluid is drowned into the lungs by hypertonic salt water. Hypovolemia हो सकता है, बट मेन प्रायोरिटी किसको है? पल्मोनरी एडिमा. नेक्स्ट क्वेश्चन 163. A nurse is caring for a post operative client who had general anesthesia during surgery. एक पेशेंट है जो पोस्ट ऑपरेटिव है, उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया सर्जरी के दौरान. What independent nursing intervention may prevent and accumulation of secretion? ऐसा कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब उसमें नर्स की जरूरत नहीं है, सीक्रेशन एक्यूमुलेशन होने से रोकने के लिए देना है. फर्स्ट ऑप्शन पोस्चुरल ड्रेनेज, सेकेंड कपिंग ऑफ द चेस्ट, थर्ड नेजोट्रेकियल सक्शनिंग, फोर्थ फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ पोजीशन. गेस द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ द पोजीशन. मतलब इसमें पेशेंट खुद भी पोजीशन चेंज कर सकता है, उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है. रेशनल ध्यान दीजिएगा. फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ पोजीशन मिनिमाइज पुलिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सीक्रेशन एंड मैक्सिमाइज चेस्ट एक्सपेंशन. जब बार बार पोजीशन चेंज करते हैं, इतना भी ज्यादा बार नहीं होना चाहिए कि पेशेंट टायर्ड हो जाए, तो उसमें क्या होगा? रेस्पिरेटरी सीक्रेशन पुल होंगे, मिनिमाइज हो जाएगा उसका पुलिंग, और चेस्ट एक्सपेंशन बढ़ जाएगा. विच एड इन द रिमूवल ऑफ सीक्रेशन, दिस हेल्प मेंटेन द एयरवे. जो पोजिशनिंग चेंज सीक्रेशन रिमूवल को बढ़ाएगा, एयरवे मेंटेन करेगा, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन, मतलब खुद पेशेंट भी कर सकता है. पोस्चुलर ड्रेनेज, कपिंग ऑफ द चेस्ट इज द पार्ट ऑफ पल्मोनरी थेरेपी. पोस्चुलर ड्रेनेज और कपिंग ऑफ चेस्ट किसमें आते हैं? पल्मोनरी थेरेपी का पार्ट है. दैट विल रिक्वायर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर. इसके लिए हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर की आवश्यकता होती है. नेजोट्रेकियल सक्शनिंग विल रिमूव सीक्रेशन वंस दे एक्यूमुलेट इन द अपर एयरवे, नॉट प्रिवेंट दैट देयर एक्यूमुलेशन. नेजोट्रेकियल सक्शनिंग क्या करेगी? जो अपर वे का सीक्रेशन है उसको हटा देगी, बट जो सीक्रेशन एक्यूमुलेशन होने से नहीं रोकती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164. इन व्हाट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस ए क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया. एक पेशेंट है जो जनरल एनेस्थीसिया से रिकवर कर रहा है, उसको कौन सी पोजीशन देनी है? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि जो साथियों जिनमें 3 स्टार येलो कलर में लगा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आए हुए हैं या एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप एक नोटबुक साथ में लेके बैठे जब भी वीडियो देखने बैठे, और उसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो नोट करते जाएं साथ में, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप रिवाइज कर सकें. ऑप्शन फर्स्ट सुपाइन, ऑप्शन 2 साइडलाइन, ऑप्शन 3 हाई फॉलोअर, ऑप्शन 4 टेंडर बर्ग पोजीशन. अच्छा, जनरल एनेस्थीसिया की में पेशेंट की रिकवरी के टाइम कौन सी पोजीशन देखनी है? गेस द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 साइड लाइन पोजीशन. क्यों? रेशनल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा. साइड लाइन, टर्निंग द क्लाइंट टू द साइड प्रोमोट ड्रेनेज ऑफ द सीक्रेशन एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन. क्या है? जैसे पेशेंट को हम साइड लाइन देंगे, सीक्रेशन को ड्रेनेज को प्रमोट करेगी और एस्पिरेशन को रोकेगी, especially when the gag reflex is not intact. This position also brings the tongue forward, preventing it from the occluding the airway when it is in the relaxed state. जब पेशेंट रिलैक्स स्टेज में है, गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, तो एस्पिरेशन की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है. इस कंडीशन में उस ड्रेनेज को प्रमोट करने या सीक्रेशन को बाहर निकालने और एस्पिरेशन को कम करने के लिए साइडलाइन पोजीशन जनरल एनेस्थीसिया की रिकवरी के बाद ये टाइम देते हैं. द रिस्क फॉर एस्पिरेशन इज इंक्रीज व्हेन सुपाइन पोजीशन. यदि सुपाइन पोजीशन हम क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसमें एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है. हाई फॉलोअर पोजीशन में कॉज द नेक टू फ्लेक्स इन ए क्लाइंट हु इज नॉट अलर्ट, इंटरफेयरिंग विथ रेस्पिरेशन. जनरल एनेस्थीसिया दिया हुआ है, पेशेंट कंप्लीटली अवेयर नहीं है, यदि उसको हाई फॉलोअर पोजीशन देते हैं, नेक को फ्लेक्स कर सकता है, तो और जो सीक्रेशन से वो एक्यूमुलेट होने का चांसेस बढ़ते हैं. टेंडर बर्ग पोजीशन इज नॉट यूज फॉर पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट बिकॉज इट इंटरफेयर विद द ब्रीथिंग. टेंडर बर्ग पोजीशन पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये ब्रीथिंग को क्या करती है? कम करती है या ब्रीथिंग डिफिकल्टी प्रोड्यूस करती है. लंग्स का एक्सपेंशन कम हो जाता है, फैलाव कम हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155. व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए क्लाइंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के जस्ट बाद
प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा होगा या क्या होगा? ऑप्शन 1 मॉनिटरिंग वाइटल साइन, ऑप्शन 2 ऑब्जर्विंग फॉर हेमरेज, ऑप्शन 3 मेंटेनिंग ए पेशेंट्स एयरवे, ऑप्शन 4 रिकॉर्डिंग द इनटेक एंड आउटपुट. गेस द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 मेंटेनिंग ए पेशेंट एयरवे. इस क्वेश्चन का भी आंसर एबीसी वाले फॉर्मूले के बेस पे है. रेशनल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा. मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट वेरी इज ऑलवेज प्रायोरिटी. कौन सा? एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन वाला कंसेप्ट याद रखना है, जो मैंने वन लाइनर या जो बुलेट्स हैं उनमें एक्सप्लेन किया था. बिकॉज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इंपेयर्ड ब्रीथिंग एंड मे रिजल्ट इज डेथ. यदि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो प्रॉपर ऑक्सीजन लंग्स को सप्लाई नहीं होगा, जो उसके कारण डेथ भी हो सकता है. Monitoring vital sign, observing for hemorrhage, recording the intake and output is important post-operative care, but airway is always the priority. Question number 66. A client has seeds containing radium implanted in the pharyngeal area. एक पेशेंट है जिसको फेरेंजियल एरिया में रेडियम इम्प्लांट किया हुआ है, मतलब रेडिएशन थेरेपी चल रहा है. What should the nurse include in the client's plan of care? क्लाइंट के प्लान ऑफ केयर में नर्स क्या इंक्लूड करेगी? ऑप्शन 1 हैव द क्लाइंट्स वॉइड एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे से यूरिन करना है. ऑप्शन 2 मेंटेन द क्लाइंट इन आइसोलेशन रूम, पेशेंट को आइसोलेशन रूम में मेंटेन करना या रखना है. अलाउ टाइम फॉर द क्लाइंट टू वर्बलाइज फीलिंग या एक्सप्रेस करने के लिए पेशेंट को टाइम देना है. 4 वियरिंग 2 पेयर्स ऑफ ग्लव्स व्हेन टचिंग द क्लाइंट ड्यूरिंग केयर. केयर के दौरान जब पेशेंट को टच कर रहे हैं तो 2 पेयर ग्लव्स पहनने की एडवाइस देना है या पहनना है. गेस द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 मेंटेन द क्लाइंट इन ए आइसोलेशन रूम. रेडियम या रेडिएशन थेरेपी वाले पेशेंट को हम क्या करेंगे? आइसोलेशन रूम में मेंटेन करेंगे. रेशनल, ध्यान दीजिएगा. ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी विथ रेडियम इम्प्लांट द क्लाइंट इज प्लेस्ड इन आइसोलेशन सो दैट एक्सपोजर टू रेडिएशन बाय फैमिली एंड स्टाफ इज डिक्रीज्ड. क्यों करते हैं? आइसोलेशन में जब रेडिएशन इम्प्लांट हुआ है तो उसको एक्सपोजर से बचाना, किसको? फैमिली मेंबर और स्टाफ को, इसलिए दैट शुड बी आइसोलेटेड. हैव द क्लाइंट्स वॉइड एवरी 2 आवर इज अननेसेसरी, ए फुल ब्लेडर विल नॉट डिस्टर्ब द सीट्स. क्लाइंट का हर 2 घंटे से वॉइड करना अननेसेसरी है. एक्सेस एक्सपोजर टू रेडिएशन इज हैजार्डियस टू पर्सनल, इसलिए जब वर्बलाइज और फीलिंग्स अलाउ नहीं करेंगे. Gloves will not protect the nurse from radiation. एक ग्लव से ही प्रोटेक्शन रेडिएशन से नहीं हो सकता है, और भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की रिक्वायर्ड पड़ेगी. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 167. A nurse is post anesthesia care unit. Observe that after an abdominal cholecystectomy. कोलिसिस्टेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ गोल ब्लेडर. जहां पे भी कोलिसिस वर्ड आए, CHOLE, उसका मतलब है गोल ब्लेडर. उस टर्म का मतलब आपको समझना है कि गोल ब्लेडर की बात कर रहा है. कोलिसिस्टेक्टोमी का मतलब है रिमूवल ऑफ द गोल ब्लेडर. ए क्लाइंट हैज सीरोसेग्यूनेस ड्रेनेज. किस टाइप का? सीरोसेग्यूनेस ड्रेनेज ऑन द एब्डोमिनल ड्रेसिंग. एब्डोमिनल ड्रेसिंग पे किस टाइप का ड्रेनेज हो रहा है? सीरोसेग्यूनेस ड्रेनेज. व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन? नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन सेरोसेंग्विनस. सेरो का मतलब होता है सीरम. सीरम ऐसा ड्रेनेज जिसके अंदर सीरम और ब्लड दोनों प्रेजेंट हो. जैसे किसी वुंड से निकल रहा है, येलोविश कलर का होता है, जिसमें बहुत कम मात्रा अमाउंट ब्लड की होती है, ज्यादा अमाउंट में सीरम होता है. सीरम प्लस ब्लड, सीरोसेंग्विनस ड्रेनेज. ऑप्शन 1 चेंज द ड्रेसिंग, ऑप्शन 2 रीइंफोर्स द ड्रेसिंग, ऑप्शन 3 रिप्लेस द टेप विथ मोंटेगोमेरी टाइज, ऑप्शन 4 सपोर्ट द इंसिजन विथ एन एब्डोमिनल बाइंडर. गेस द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 रीइंफोर्स द ड्रेसिंग. मोंटेगोमेरी टाइज या मोंटेगोमेरी स्ट्रिप्स एक टाइप का स्ट्रिप्स या टेप बैंडेज का नाम है, जो मोस्टली एब्डोमिनल ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं. रेशनल देखिए. द नर्स शुड एंटिसिपेट ड्रेनेज एंड रीइंफोर्स द सर्जिकल ड्रेसिंग एज नीडेड. नर्स में प्रायोरिटी क्या देंगे? इसमें रीइंफोर्स द ड्रेसिंग. चेंज द ड्रेसिंग एट दिस टाइम इज
अननेसेसरी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बार बार ड्रेसिंग चेंज करना इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है। मोंटेगोमेरी टाइज आर यूज्ड व्हेन फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंज, मोंटेगोमेरी टाइज एब्डोमिनल इंसिजन के लिए मोस्टली यूज करते हैं। कब यूज करेंगे हम? जब बार बार ड्रेसिंग का चेंज का जरूरत पड़े। दे आर नॉट अप्रोप्रिएट एट दिस टाइम, इस समय ये अप्रोप्रिएट नहीं है। एंटीसिपेटेड का मीन्स है प्री डिसाइडेड। Abdominal binder is rarely ordered and it will interfere with assessment of the dressing at this time. Next, question number 168. 4 days after abdominal surgery, a client has not passed flat test. एक पेशेंट जिसको एब्डोमिनल सर्जरी हुआ 4 दिन बाद गैस पास नहीं हुआ एंड देयर आर नो बाउल साउंड, और बाउल साउंड भी नहीं है। पैरालाइटिक इलनेस इज सस्पेक्टेड, पैरालाइटिक इलनेस सस्पेक्ट किया है। व्हाट डज द नर्स कंक्लूड इन द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस इलनेस, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इलनेस का? पैरालाइटिक इलियस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ इंटेस्टाइन मसल्स, इंटेस्टाइन की मसल्स के पैरालिसिस होने के कारण जो इंटेस्टाइन होती है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, दैट इज नोन एज पैरालाइटिक इलियस। ऑप्शन 1 डिक्रीज ब्लड सप्लाई, क्या कारण है पैरालाइटिक इलियस का या पैरालिसिस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स का? फर्स्ट ऑप्शन डिक्रीज ब्लड सप्लाई, सेकेंड इंपेयर्ड न्यूरल फंक्शनिंग, थर्ड परफोरेशन ऑफ बाउल साउंड वॉल, फोर्थ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाउल ल्यूमेन। Guess the correct answer. Correct answer is option number 2. Option number 2. Paralytic ileus occur when neurological impulses are diminished as a result of anesthesia, infection or surgery. Paralytic ileus या इंटेस्टाइन की मसल्स का पैरालिसिस कब होता है? जब उसका जो न्यूरोलॉजिकल इंपल्स या न्यूरॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, डिमिनिश्ड हो जाते हैं, एनेस्थीसिया के कारण, इन्फेक्शन के कारण या सर्जरी के कारण। इंटरफेरेंस इन ब्लड सप्लाई विल रिजल्ट इन नेक्रोसिस ऑफ बाउल, बाउल की नेक्रोसिस के कारण ब्लड सप्लाई कम होता है या कम। परफोरेशन ऑफ बाउल विल रिजल्ट इज पेन एंड पेरिटोनाइटिस, बाउल के परफोरेशन के कारण पेन और पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग इन पेरिटोनियल वॉल। Obstruction of bowel will initially cause increased peristaltis and bowel sounds. बाउल के या इंटेस्टाइन के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और बाउल साउंड क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169. ए क्लाइंट एक्सपीरियंस एब्डोमिनल डिस्टेंशन फॉलोइंग सर्जरी, एक पेशेंट है जिसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रखा है। विच नर्सिंग एक्शन आर एप्रोप्रिएट, सिलेक्ट ऑल अप्लाई, कौन कौन से नर्सिंग एक्शन एप्रोप्रिएट हैं ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 इंक्रीजिंग एम्बुलेशन, ऑप्शन 2 गिविंग सिप्स ऑफ जिंजर एले, ऑप्शन 3 एस्कल्टिंग बाउल साउंड्स, ऑप्शन 4 प्रोवाइडिंग स्ट्रो फॉर ड्रिंकिंग, ऑप्शन 5 ऑफरिंग द प्रिस्क्राइब्ड ओपियोइड एनाल्जेसिक। एम्बुलेंस उसको मूवमेंट कराना है, जिंजर एले का सिप्स देना है, बाउल साउंड एस्कल्टेट करना है, ड्रिंकिंग स्ट्रो के द्वारा प्रोवाइड करवाना है और ओपियोइड एनाल्जेसिक देना है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 and 3, एनकेजिंग एम्बुलेशन एंड एस्कल्टिंग बाउल साउंड्स। एब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंडीशन में क्या क्या करेंगे? उसको मूवमेंट कराएंगे ताकि फ्लैटस पास हो सके और बाउल साउंड चेक करेंगे। रेशनल ध्यान दीजिएगा। एम्बुलेशन मींस स्टिमुलेट पेरिस्टाल्टिस, मूवमेंट क्या करेगा? उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्टिमुलेट कर देगा। इंक्रीजिंग पासेज ऑफ फ्लैटस एंड डिक्रीजिंग डिस्टेंशन, गैस पास इंप्रूव होगी और डिस्टेंशन कम होगा। कार्बोनेटेड ब्यूरेज सच ए जिंजर द इंक्रीज फ्लैटुलेंस एंड शुड बी अवॉइडेड, जो कार्बोनेटेड ब्यूरेज हैं वो क्या करेंगे? गैस बढ़ाएंगे, न कि कम करेंगे। मॉनिटरिंग बाउल साउंड्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पेरिस्टाल्टिक, बाउल साउंड मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। यूजिंग स्ट्रो शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट कॉज swelling of air which increase फ्लैटुलेंस। स्ट्रो का यूज करना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे एयर पे एब्डोमेन में जा सकती है जिससे गैस बढ़ सकता है। ओपियोइड विल सूट
विल स्लो पेरिस्टाल्टिस, ओपोइड क्या करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग द इंक्रीज डिस्टेंशन। यदि इसका यूज हम करेंगे तो एब्डोमेन डिस्टेंशन बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएंगे और जो गैस बना हुआ उससे वो रिलीज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद डायरिया, एनोरेक्सिया, वेट लॉस एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। एक पेशेंट है जिसको डायरिया हो रखा है, एनोरेक्सिया है, वेट लॉस है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स है। क्रैम्प्स का मतलब रुक रुक के पेन होना। व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएट शुड द नर्स रिपोर्ट इमीडिएटली। कौन से मैनिफेस्टेशन इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएट को या इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को इंडिकेट करते हैं, उसे हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 डायप्लोपिया, डिप्लोपिया, ऑप्शन 2 स्किन रश, ऑप्शन 3 लेग क्रैम्प्स, ऑप्शन 4 टेकिकार्डिया, ऑप्शन 5 मसल्स वीकनेस। डाइप्लोपिया, डाई का मतलब होता है 2, कहीं पे भी डाई लगा हो उसका मतलब 2। प्लोपिया मतलब डबल विजन, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखने पे 2 ऑब्जेक्ट दिखाई देना इज नोन एज डबल विजन। डाइप्लोपिया मींस डबल विजन। होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट को क्लाइंट देखता है बट उसको 2 दिखाई देते हैं। जहां पे भी डाई शब्द लगा उसका मतलब हमें क्या समझना है, 2। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 एंड 5, टेकिकार्डिया एंड मसल्स वीकनेस। टेकिकार्डिया का मतलब इंक्रीज द हार्ट रेट, रैपिड हार्ट रेट। रेशनल पे ध्यान दीजिएगा। डायप्लोपिया डज नॉट इंडिकेट एन इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएट। Skin rush does not indicate an electrolyte deficit. Leg cramps occur with potassium excess, not deficit. पोटेशियम की अधिकता के कारण लेग क्रैम्प्स होते हैं। पोटेशियम द मेजर इंट्रासेलुलर केटाइन। पोटेशियम मुख्य रूप से इंट्रासेलुलर सबसे मेन केटाइन है इंट्रासेलुलर का पोटेशियम। मैंने इसको याद रखने का मेरे काफी वीडियो में ट्रिक्स बताए थे। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा इंट्रासेलुलर में ज्यादा पाया जाता है, कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर में ज्यादा होता है। तो पोटेशियम के लिए 2 ही होता है, इंट्रासेलुलर में पोटेशियम, एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम। इसको याद कैसे रखें, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आईपी इंट्रासेलुलर, आई में हमें पी ढूंढना है, आईपीआर मेंटेन रखनी है। एक्स्ट्रा सेलुलर में ईएसआर चेक करना है, ईएसआर, ई फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर, एस फॉर सोडियम। क्लियर है। फंक्शन विद सोडियम एंड कैल्शियम टू रेगुलेट न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी। पोटेशियम क्या है, सोडियम और कैल्शियम के साथ न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। पोटेशियम की कमी होगी, इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएट होगा तो क्या होगा, हार्ट एक्टिविटी फास्ट होगी। दैट इज ड्यू टू हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम की कमी के कारण होता है। हाइपोकैलेमिया इज एसोसिएटेड विद डायरिया। डायरिया में हाइपोकैलेमिया की या पोटेशियम की कमी होती है। मसल्स वीकनेस अकर विथ हाइपोकैलेमिया बिकॉज ऑफ द अल्टरेशन इन सोडियम पोटेशियम पंप मैकेनिज्म। हाइपोकैलेमिया से मसल्स वीकनेस हो जाता है क्योंकि उसमें सोडियम पोटेशियम पंप जो रेगुलेशन है उसमें चेंज हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे साथियों, सब्सक्राइब करो, हंसते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और बेल आइकन भी दबाते रहो। साथियों, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो कर सकते हैं, आप और हम मिलकर वो कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक किसी ने